आपके सामने मुखातिब हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कैसे लाई जाए। क्या वर्तमान में डेमोक्रेसी को हम सही मायने में डेमोक्रेसी कहेंगे या ये पार्टी का शासन कहेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुरूप काम करें, जनता की इच्छा के अनुरूप बहस करें, जनता के अनुरूप पॉलिसी बनाए, जनता की इच्छा के अनुरूप नियम कानून बनाए और जनता में समृद्धि लाएं, जनता को सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन वर्तमान स्वरूप इतना डिस्टॉर्ट हो गया है कि कैंडिडेट आपराधिक प्रवृत्ति के कैंडिडेट्स को जो है वरीयता दी जाती है। चुनावों में विभिन्न तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, फ्रीबी बांटकर, साड़ियां बांटकर, दारू बांटकर, और जो भी आपके प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, जैसे भी चुन के आ रहे हैं, उनमें से उन्हें भी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है। वो जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी बात भी पार्लियामेंट में नहीं कह पाते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को ढोना पड़ता है। पार्टी व्हिप के अधीन वो वही बात कहते हैं जो पार्टी उनसे चाहती है। तो यदि पार्लियामेंट के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या पार्लियामेंट के बाहर डेमोक्रेसी है? इस पर एक विचार करने की जरूरत है। और यदि बाहर चाहे वो टीवी डिबेट हो या और कोई पब्लिक फंक्शन हो, उसमें भी ये नेता अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, जनता की बात नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वहां पर पार्टी डिसिप्लिन का खतरा होता है। तो समथिंग इज ग्रॉसली रॉन्ग। अब हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपराधियों को वरीयता दे रही हैं। एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि मैं सहमत हूं कि कानून का निर्माता जो है, करने वाला कानून का निर्माता कानून का अपराधी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, यह काम तो पार्लियामेंट को करना होगा। और उन्होंने पार्लियामेंट से अपील भी की। लेकिन खेद का विषय है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की अपील नक्कार खाने में टूटी की आवाज की तरह रह जाएगी या इसे कोई सुनने वाला है? तो चूंकि सभी पार्टियां अपराधियों के माध्यम, कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को कोई महत्व देगा ऐसा नहीं लगता है। आज 2022 में जो पार्लियामेंट अस्तित्व में आई है, उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध क्रिमिनल रिकॉर्ड है और 29% के विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, रेप जैसे। 2024 की पार्लियामेंट का स्वरूप क्या होगा? तो जिस तरीके से अपराधियों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि 2024 की पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड के होंगे। तब क्या ये डेमोक्रेसी होगी या क्रिमिनलोक्रेसी होगी? गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स। इसमें कैसे अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए, कैसे अपनी बात गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचाई जाए, कैसे जो है इन नियमों कानूनों को बनाया जाए, इसकी क्या राय हो सकती है? क्या अभी जो किसान आंदोलन हुआ, जिसमें सरकार ने झुककर वो तीनों एक्ट वापस लिए हैं, क्या वह तरीका है? मेरा ऐसा मानना है कि वह तरीका ठीक नहीं है। वो सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा सहन शक्ति चाहिए। आपके साथ, आपके ऊपर लाठीचार्ज होगा, आपके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किए जाएंगे, गोलियां चलेंगी। और जब सरकार को ऐसा लगेगा कि उनकी
हारने की स्थिति बन रही है, तब बामुश्किल कुछ एक आध बिरले केस में वो एक्ट वापस होंगे। ऐसी स्थिति अंग्रेजों की सरकार होती तो ठीक थी, क्योंकि वो विदेशी पावर है, उनका काम जो है ना आपके ऊपर शासन करना है। तो वैसी स्थिति में ये बात समझ में आती है कि जब तक हम उनकी जिंदगी दूभर नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी बात क्यों मानेंगे। लेकिन जब हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो मुझे लगता है कि हमारी रणनीति अलग होना चाहिए। मेरा सोचना है कि ना तो हमें रोड पे उतरना चाहिए, ना हमें चक्का जाम करना चाहिए, ना ही हमें रेल रोको करना चाहिए, ना ही ऐसे अवसर सरकार को देना चाहिए कि वो आपके ऊपर डंडे चलाए, आपके विरुद्ध अपराध पंजीयन करे। तो फिर क्या रास्ता हो सकता। तो ये संभव है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, हमें रणनीति बदलना होगी। पहली बात तो ये है कि हमें ऐसे हालात पैदा करना चाहिए कि जैसे बिगड़ा हुआ बच्चा है और वो जब कुछ जिद करता है तो माँ बाप उसको 5 थप्पड़ और मारते हैं। अभी हमारी स्थिति लगभग वैसी ही हो गई है। तो हमें एक अच्छा बच्चा जो मुंह से आवाज कम निकालता है, वैसा बच्चा बनना पड़ेगा, जिससे कि माँ बाप जो है उनके कान हमारे तरफ लगे रहें और वो हमेशा हमारे मन की भावना समझने की कोशिश करें। तो हम एक कोई किताबी बात कह रहे हैं या हकीकतन में इसको किया जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि एक सामूहिक शक्ति जो है दिखाई दे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इससे बहुत अच्छे कोरोना के समय कुछ कुछ फार्मूला दिए गए हैं। वो फार्मूले यदि किए जाते हैं तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी के अलावा को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। तो इसका पहला तरीका ये है कि यदि जो भी आपकी आवाज बन रहे हैं, जैसे अभी क्राइम फ्री भारत आपकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप सभी को चाहिए कि ऐसा क्राइम फ्री भारत जो आपको क्राइम फ्री भारत भी देगा, आपको जो है क्राइम फ्री भारत एग्रो और आयुष मॉड्यूल के तहत आपको समृद्ध बनाएगा, आपको स्वस्थ बनाएगा, आपको दीर्घायु बनाएगा। और वो आपके लिए इन राजनेताओं तक आपकी आवाज पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा है। तो जो ऐसे मंच हैं, यदि ऐसे मंच से, जैसे क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को यदि आप हाइपोथेटिकली मान लें कि 1 करोड़ या उससे अधिक लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं, और क्राइम फ्री भारत मंच पर जो भी चर्चा होती है उसके अनुसरण में यदि एक से सुनना होगा, यदि उन्हें लगेगा कि हमारी समझ में कुछ गलती है, तो वो खुद होके आपसे वार्तालाप करेंगे और पक्ष को समझाएंगे, और नहीं तो आपकी बात मानेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि हमारी प्रथम प्राथमिकताएं क्या है, द्वितीय प्राथमिकताएं क्या है, तृतीय प्राथमिकताएं क्या है। फिर हमें बात करना चाहिए कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए जो उनको विवश करे। तो एक तो मेरा मानना है कि सिंबॉलिक चीजों को हमें पहले लेना चाहिए। तो सिंबॉलिक चीजों में क्या है कि हमारा जो राष्ट्रगान है, यह है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम कहते हैं, जब वो 1911 में भारत के विजिट पे आए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी स्तुति गान में जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता यह गाना लिखा, और नेहरू जी ने इसे दुष्टता के साथ राष्ट्रगान का दर्जा दिया। विदेशी राजा की स्तुति में गाया हुआ कोई गाना हमारा राष्ट्रीय गान कैसे हो सकता है। ये दासता के प्रतीक इस गाने को माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि इसे तत्काल बदला जाए, और इसकी जगह जनगण मन हत की धुन पर ही एक आजाद हिंद जो है उसे राष्ट्रगान बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत उचित संदेश जाएगा। दूसरा मेरा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से
कि कानून के अधीन नहीं होना। सवाल उठता है कि ये कहेंगे कि साठ झूठे कदम कायम कर प्रक्रिया में ही अपराध पंजीबद्ध हो जाते हैं। तो यदि हम जो है चुनाव में कॉन्टेस्ट करने से यदि वंचित किया जाएगा तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसके लिए हम दो सेफ्टी वॉल दे सकते हैं। पहला सेफ्टी वॉल क्या है कि अपराध पंजीयन अकेले से वो वेरीफाई नहीं होगा। यदि उसकी विवेचना की जाकर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यदि कॉग्निजेंस ले लिया है। दूसरा है कि यदि आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई जन आंदोलन को लीड कर रहे हैं, तो हत्या, मर्डर, डकैती जैसे अपराधों को छोड़कर अन्य अपराध जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होंगे। ये दो सेफ्टी वॉल के साथ मुझे लगता है कि इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जब तक उनको जितनी भी अपीलें हैं वो सब एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक उन्हें कोई अपराधी कहे, उन्हें अच्छा व्यक्ति कहा जाए। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी उन्हें बहुत ही अच्छा मानते हैं तो वो चाहे तो अपने कार्यालय में उन सबके फोटो लाएं, उनमें मालाएं चढ़ाएं, अगरबत्ती लगाएं, उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दें, स्टेट पार्टी का अध्यक्ष बना दें, जिले का बना दें, ब्लॉक का बना दें। उन्हें जो भी वो जिम्मेवारी अपने पार्टी स्तर पर देना चाहे वो दें। इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन भगवान के लिए इन दो जो है ना सेफ्टी वॉल के इसके बाद है तो निर्माता नहीं बनना चाहिए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा करता हूं कि वो इस बारे में नियम बनाए, डेमोक्रेसी को और वाइब्रेंट बने हुए और हम उनको बहुत अच्छा प्रोविजन। लेकिन मेरा कहना है कि इसे नियमों के तहत एक कैंडिडेट की भूमिका दी जाए और यदि नोटा जीत की वो नोटा से हार रहे हैं, इसका मतलब उनका कद बहुत ही छोटा है। हार रहे हैं इसका मतलब उनका कद बहुत ही छोटा है। उन्होंने जो तपस्या करना चाहिए, जो पब्लिक की सेवा करना चाहिए, 15 साल का जो है डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो 15 साल पब्लिक के फील्ड में फिर से तपस्या करें और इसके बाद ही जो है वो चुनाव की उन्हें पात्रता होना चाहिए। बहुत सारे पार्टीज विभिन्न कैलकुलेशन के आधार पर डमी कैंडिडेट खड़ी करते हैं और उसका मकसद होता है वोटों को काटना। इनमें से अधिकांश उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो मेरा यह भी मानना है कि जिन व्यक्ति जमानत जब्त होती है इसका मतलब है कि उन्होंने बिना तपस्या किए हुए, बिना पब्लिक में अपना इमेज बनाए हुए वो चुनाव में कूद पड़े हैं। ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट चुनाव में नहीं जाना चाहिए। तो जिसकी जमानत जब्त होती है उसे 10 साल और तपस्या करने की जरूरत है। लिहाजा उसे 10 साल। नंबर 4, ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बन गई लेकिन उन्होंने कभी कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया। ऐसी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को तत्काल डी नोटिफाई किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई है और उसकी किसी एजेंडा के साथ है, कोई सोच का, एक जो है व्यक्ति तो जीतना चाहिए कम से कम। यदि उसका मतलब कौन हो वो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति तो जीतना चाहिए। यदि उसे 10 साल के लिए महसूस हो रहा है कि वो कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहती है क्योंकि उसकी जो तैयारी होना चाहिए वो तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो उसे अपने आप को कुछ समय के लिए डर रहूंगा। चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकली बहुत सक्रिय रहूंगा, तो वो उन 2 सालों के लिए उसे जो है डोरमेंट पीरियड में मेहनत करने का समय मिल जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पे बनी रहेगी और 2 साल के बाद फिर उसे चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारना ही होगा। यदि हम ऐसे छोटे छोटे जो है सुधारों को कर देते हैं तो हमारा डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट होगा और जो अपराधी लोग हैं, जो नॉन सीरियस लोग हैं,
जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, वो जो है इससे बाहर हो जाएगी। अभी तेलंगाना स्टेट ने कुछ ऐप के माध्यम से वोटिंग का प्रावधान किया है। मेरा माननीय नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि हमें एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन की तरफ मूव करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो ये चुनाव है, इसके माध्यम से हम मास जो है ना लीडर को इलेक्ट करते हैं। लिहाजा जो मास लीडर है उसे वन टू वन कैनवासिंग करने की क्या जरूरत पड़ना चाहिए। वो एक से एक बात करके क्या ऐसी बातें कह रहा है जो वो पब्लिकली कहने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा वन टू वन कैनवासिंग और कोई भी इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर को एक अपराध माना जाना चाहिए। आज के डिजिटल मीडिया में मुफ्त में हम अपनी बात कह सकते हैं। हम अपनी बात जो कहना चाहते हैं उसका विधिवत रिकॉर्डिंग करके हम जो है रिले हो सकते हैं। इसके नियम कानून बनाए जा सकते हैं। और चुनाव के 7 दिन पहले आपने जितने भी इस तरीके की स्पीचेज डिजिटली दी हैं, उनमें से जो है जिस अंश में आपने कोई आश्वासन दिया है, कोई ऐसी बात कही है, तो उसको कट करके निकाल के एक अलग से जो है ना वो बनाया जाए और उसको जो है फिर सब पब्लिक को दिखाया जाए और पब्लिक की डिबेट में उस व्यक्ति से क्वेश्चन किए जाएं, तो उसकी वाकपटुता, उसकी सोच, उसकी समझ सभी जो है ना क्रिस्टलाइज हो जाएगी और छोटे चरित्र के लोग नहीं आ पाएंगे। इसके बाद ऐप के माध्यम से वोटिंग हो सकती है। वोटिंग के कुछ प्रारूप होंगे। पहला प्रारूप ये है कि वो वही व्यक्ति है जिसका वोट होना है, तो उसकी आइडेंटिटी के लिए बहुत सारे जो है वेरिफिकेशन हो सकते हैं। एक उसकी फोटो ले ली जाएगी, उसका आधार से वेरिफिकेशन हो जाएगा, मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होगा। तो ऐसे 2 3 4 वेरिफिकेशन के बाद जिनके माध्यम से हम हजारों लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हम वोट का भी जो है ना वो कर सकते हैं। तो एक हो गया आइडेंटिटी ऑफ द वोटर। दूसरा जो है, आपको चारों तरफ से मोबाइल को घुमा के ये दिखाना है कि जब आप वोटिंग के लिए वहां पर हैं, तो उस समय और कोई व्यक्ति आपको प्रभावित करने के लिए वहां नहीं है। सो यू आर अलूफ, नो बडी इज अराउंड। दैट इज द सेकेंड प्रूफ। थर्ड, आप जागृत हैं, मेंटली अलर्ट हैं, तो उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट उसमें रखे जा सकते हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या आप वोट देने की स्थिति में हैं। देन जो आपको जो भी कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट का जो अभी हमने बताया है कि उनका वीडियो और उनका जो इंटरेक्शन और जो उनका पब्लिक डिबेट, यदि वो पहले चुने गए थे और उनका पुराना रिकॉर्ड लेवल है, तो इन्होंने पिछले जो है आपके प्रतिनिधि होते समय क्या क्या आपके काम किए, क्या बोला, क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो वो पक्ष भी उसमें आ जाए। इस प्रकार जब इन सबको देख लेता है, तो सिस्टम जो है विल से नाउ यू आर फिट टू वोट, और इसके बाद आप वोट देंगे। और वोट देना कंपलसरी होना चाहिए। तो जो लोग वोट नहीं देंगे उनको रिमाइंडर पहुंचना चाहिए। आजकल हर चीज का रिमाइंडर पहुंचता है। और यदि इसके बावजूद भी वो वोट नहीं देते हैं, तो दैट डिस्क्वालिफिकेशन शुड कंटिन्यू टिल नेक्स्ट इलेक्शन। इसका मतलब कैसे कि यदि आप रेलवे यात्रा करेंगे तो 10% आपको हायर टिकट रेट लगेगा, बस में जाएंगे तो 10% ज्यादा टिकट लगेगा, आपके बच्चे जो है स्कूल में पढ़ेंगे तो उनको 10% ज्यादा फीस लगेगी। मतलब उसको रोज याद दिलाया जाएगा कि आपने अपने नागरिक होने के प्रथम कर्तव्य का भी पालन नहीं किया है, तो अगली बार सबसे पहले वही वोट डालेगा। अब मैं माननीय नरेंद्र मोदी से ये तमाम बातें मैंने कही हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि इन पर कृपया विचारण करें, और यदि आप 2021 में ही इन सब चीजों पर कार्रवाई कर देंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपका अनुग्रहित होगा। अब दूसरा सवाल उठता है कि आप हमारी बात क्यों मानेंगे। तो इसके लिए हम आम जनता से कहते हैं कि यदि आप ये मानते हैं कि क्राइम फ्री भारत आपकी पार्टी आपकी बात कर रहा है, क्राइम फ्री भारत
ऐसी व्यवस्था ला रहा है जिससे भारत क्राइम फ्री हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि क्राइम फ्री भारत ऐसे एग्रो और आयुष मिशन को लेके आ रहा है कि आप समृद्धशाली हो जाएंगे, किसानों की इनकम 5 गुना बढ़ जाएगी और आप जो है निरोगी तो हो ही जाएंगे बल्कि आप दीर्घायु वाले भी हो जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं उनको आप देखिए, और यदि आप सभी लोग क्राइम फ्री भारत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत आसानी से हम आपसे संवाद कर पाएंगे, और हम जो एक दो एक्टिविटीज करेंगे वह पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को झकझोर देगी। अब एक मिनट हाइपोथेटिकली ये मान लेते हैं कि 1 आध करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं क्राइम फ्री भारत से, आगे चल के 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, और थ्योरेटिकली पूरी जनता। अब जो है हमारा आपसे कहना है कि हम पहली प्राथमिकताएं, दूसरी प्राथमिकताएं, तीसरी प्राथमिकताएं देते जाएं और अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से अपेक्षा करें कि वो मेजोरिटी में है, हमने उन्हें चुना है, उनको वो कार्रवाई करें। यदि उन्होंने उनका जो ऑलरेडी एजेंडा है उस पर भी कार्रवाई करें, और ये नई चीज जो हम कह रहे हैं इस पर भी कार्रवाई करें। यदि वो ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि हम आपका जो है किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, आप फ्री में बस भेजेंगे, उसमें लंच और डिनर की व्यवस्था भी करेंगे तो भी नहीं जाएंगे, आप 500 रुपए उसके साथ देंगे तब भी नहीं जाएंगे, ना आपको बुलाएंगे। हम सिंबल के विरुद्ध जो है काला फीता बांधेंगे, यदि आप हम लोग के घर के सामने से निकलेंगे तो काला झंडा दिखाएंगे। ये प्रतीकात्मक वो हो सकते हैं, और यदि शक्ति बनती है तो आगे चल के हम ये भी कहेंगे कि आपके प्रतिनिधियों को हम अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, अपने शहर में नहीं घुसने देंगे, लेकिन उसके पहले हम जो आपने हमें सिखाया है उसको करना चाहेंगे। यदि हमारी आवाज से पूरी जनता दिए गए समय पर यदि अपनी थाली बजाएगी, यदि दीपक जलाएगी, तो उस प्रकाश को अंधों को भी दिखाई दे जाएगा, आपकी थाले की आवाज बहरों को भी सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि उसको नजरअंदाज करना, उसको ना सुनने का मतलब है कि वह आत्मघाती कदम होगा। तो आप मुझसे सहमत होंगे, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों से सब्सक्राइब कराएं, अपने मित्रों से, अपने सभी लोगों से सब्सक्राइब कराएं, और जैसे ही हमारा बेस बढ़ेगा हम ऐसे सिंबॉलिक कदम उठा के आपसे चर्चा करके आपकी सोच के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की प्राथमिकताओं से अवगत कराएंगे जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी की प्राथमिकताओं के अतिरिक्त होगी। हम ये जो छोटे छोटे चीजें कही गई हैं उनके माध्यम से उनको बात करेंगे, उनको उन तक बात पहुंचाएंगे, और हम अपेक्षा करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी हमारी बात को वजन देंगे और अपराधियों को कानून का निर्माता नहीं बनाएंगे। नोटा को कैंडिडेट मानते हुए जो व्यक्ति उससे हारते हैं उन्हें 15 वर्ष के लिए तपस्या के लिए मजबूर करेंगे। जो लोग जिनकी जमानतें जब्त होती हैं उन्हें 10 साल तक बाहर रखने का कार्रवाई करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पा रही हैं उन्हें 10 साल के लिए तपस्या के लिए विवश करेंगे। और आप जो है ऐसी व्यवस्था जिससे कि हमारा जो तंत्र है वो ज्यादा अकाउंटेबल हो, वह सिर्फ अधिकारों की बात ना करे, अपने दायित्वों की बात करे, के प्रति उसे इस बारे में कि क्राइम फ्री भारत आपको एक अच्छी डेमोक्रेसी स्थापित करने में मदद करे, एक अपराध मुक्त भारत स्थापित करने में मदद करे, किसानों की और बाकी लोगों की आमदनी 5 गुना बढ़ाने की जो है मैं आपकी मदद करे, इस देश की जो है इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन ले जाने में मदद करे, आपको स्वस्थ
और निरोगी साथ साथ दीर्घायु बनाने में भी आपकी मदद। उसे सब्सक्राइब कराएं, अपने को कहें, अपने जानने वालों को कहें, और जल्दी से जल्दी यह संख्या 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस होना चाहिए, और धीरे से धीरे 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 इसमें 137 करोड़ लोग जुड़े, क्योंकि वो सभी 137 करोड़ लोग हमारे विभिन्न प्रयासों से समृद्धशाली बनेंगे। और यह सब कार्रवाई क्राइम फ्री भारत अपनी सोच के माध्यम से, ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से जमीन पर उतारेगा। आओ हम सब मिलकर अपने देश को समृद्ध और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।